अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं करवा रही हूँ आपको मॉडल पेपर का सेक्शन सी सेकेंड ईयर बॉटनी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें और करके उन्होंने पूछा था ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज की वीडियो का मकसद ये होगा कि आपको जो है एक तो सवाल के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ, ठीक है, और उसके अलावा ये वाली बात भी कि वैसे नोट्स तो सबके पास होंगे भी और इसमें इतना कुछ खास समझने का नहीं है, लेकिन जो चीज़ होती है याद रखना कि किसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स थे, कौन सी अडॉप्टेशन थी, थोड़ा सा वो मैं बता दूँगी कि आपने किसको किस तरह से याद रखना है। और फिर ये भी कि किस तरह से आपने नोट्स अच्छे बनाने हैं। और एक छोटे से, जैसा कि आपने बुक में देखा होगा कि बहुत छोटा सा ही टॉपिक है वो, उसमें कोई ख़ास हेडिंग नहीं बनी हुई, सिर्फ इनकी जो मेजर टाइप्स है उसकी हेडिंग बनी हुई है। तो मैं आपको ये बताऊँगी किस तरह से एक छोटे से पैराग्राफ को आप उसका वॉल्यूम को स्ट्रेच कर सकते हैं और उसको एक पूरा 3 to 3.5 यानी 3 से 3.5 पेजेस का आंसर अपना लॉन्ग का आराम से बना सकते हैं। तो यानी बेसिकली मकसद ये हुआ इस वीडियो का कि आपको बता दिया जाए किस तरह से आपने काम करने का तरीक़ेकार क्या होगा। बोर्ड के लिहाज से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन सवालों को आपने किस तरह से याद रखना है, इसको किस तरह से याद करना है, किसके अंदर क्या कैरेक्टर्स होते हैं और बाकी हेडिंग्स क्या होंगी, क्या होगा, वो सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं ये टॉपिक जो अपनी ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊँगी, ब्रीफली कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूँ। सही है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले के बताना है आपने ऑस्मोरेगुलेशन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो जिस तरह से इसकी ऑस्मोरेगुलेशन के हिसाब से जो इसकी डिवीज़न होती है, जो इसकी टाइप्स बनती थी, वो इस तरह से बनती थी कि जो भी प्लांट जिस हैबिटेट में रह रहा था वहाँ पे उसकी जो वाटर अवेलेबिलिटी थी, वहाँ पे कितना वाटर उसकी हैबिटेट में प्रेजेंट था, उस बेसिस पे हमने प्लांट्स को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया था। उसमें आ रहे थे हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आप बना लेंगे हाइड्रोफाइट्स की। सही है, पहली है इसकी हेडिंग के बाद आप सब हेडिंग बना लेंगे इसके हैबिटेट की कि वो कहाँ रह रहा था। फिर आप बता दें कि वहाँ के हिसाब से उसने क्या अडॉप्टेशंस की थी। जो हाइड्रोफाइट्स थे वो फ्रेश वाटर में रह रहे थे, यानी उनको पानी का कोई भी मसला नहीं था। सही है, या तो वहाँ पे कम्प्लीटली या फिर पार्शली सबमर्ज वाली कंडीशन में रहते, या तो पूरे पानी के अंदर थे या वो थोड़े से पानी के अंदर और बाकी पानी के बाहर थे। तो यानी कि अडॉप्टेशंस क्या हुई, यानी अब इनके पास पानी बहुत ज़्यादा है, पानी के लूज़ होने का इनको कोई इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि पानी इनकी बॉडी के अंदर कभी कभार ज़्यादा ही हो जाएगा, ना तो उनको पानी को ऑब्टेन करने की ज़रूरत है। तो सारी जो भी अडॉप्टेशंस होगी हम इन्हीं 2 पॉइंट्स को दिमाग में रख के जो है वो बता रहे होंगे कि या तो इनको क्योंकि पानी वाटर लॉस का ख़तरा नहीं है या इनको वाटर ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। यही 2 पॉइंट्स है जिसकी बेसिस पे हम इसके अडॉप्टेशन बताएंगे। तो क्योंकि इनको वाटर ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनकी रूट्स जो होती हैं या तो होती नहीं है या फिर बहुत ही अंडर डेवलप्ड होती हैं, और अगर होती भी हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अटैचमेंट के लिए होती हैं। इसी तरह से क्योंकि इनको वाटर ऑब्टेन करने का मसला नहीं था, इसलिए हमने जो पहली बात बता दी अडॉप्टेशन में वो रूट से रिलेटेड बता दी। फिर इनको क्या था, वाटर लॉस का कोई ख़तरा नहीं था। तो अगर वाटर लॉस का डर नहीं है, ट्रांसपायरेशन से वाटर की लूज़ होने का कोई मसला नहीं है, तो क्या चीज़ नहीं होगी, क्यूटिकल नहीं होंगे। तो ये वाला पॉइंट बता दिया कि इनके पास क्यूटिकल नहीं थे। फिर यही वाली चीज़, क्योंकि पानी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही इनकी बॉडी में एंटर हो जाए, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा वाटर को अपनी बॉडी से बल्कि एक्सक्रीट करने की या उसको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसपायर करने की ज़रूरत थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था कि अपने स्टोमेटा को, ट्रांसपायरेशन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए स्टोमेटा को इंक्रीज़ करा लिया था और लीफ की सरफेसेस को इंक्रीज़ करा लिया था, या उसको वो करा लिया था, उसका सरफेस एरिया उसका बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से ज़्यादा सनलाइट ये एब्जॉर्ब कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही थी, और इसके अलावा इनकी ट्रांसपायरेशन जो थी वो ज़्यादा इसलिए हुई थी क्योंकि स्टोमेटा बहुत ज़्यादा थे, और ख़ास करके जो उनकी अपर सरफेसेस थी उसके ऊपर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये इस तरह स्टोमेटा का ज़्यादा होना, लीफ की सरफेस का लार्ज हो जाना, क्यूटिकल्स का ना होना, इन्होंने ये सब अडॉप्टेशन किस लिए की, क्योंकि इनको वाटर लॉस का या वाटर का बहुत ज़्यादा निकल जाने का कोई भी इस तरह का डेंजर नहीं था। तो वो 2 अडॉप्टेशन जिसके लिए उन्होंने सारी चीज़ें की, बस उन दोनों को पॉइंट्स को आपने याद रखना है, उसी से आप सारी चीज़ें बनाते जाएंगे। अच्छा, हैबिटेट, अडॉप्टेशन, और उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट हेडिंग आ जाएगी एग्जाम्पल की, जिसमें वाटर लिली और हाइड्रा आ जाता है। उसके बाद दूसरी हेडिंग बना लेंगे आप हेलोफाइट्स की, इसमें भी इसकी हैबिटेट बता दिया आपने। फिर उसी के हिसाब से जहाँ पे रह रहे हैं उस हिसाब से फिर उन्होंने क्या अडॉप्ट किया है वो बता दिया आपने। पहले थोड़ा सा लिखेंगे एक लाइन, ठीक है। तो हैबिटेट क्या थी, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, तो ऐसी जगह जहाँ पे सॉल्टी था, ठीक है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा था, वाटर थोड़ा कम था, तो उस लिहाज से अब इनको क्या करना है, इनको जो है वो कोशिश करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनकी बॉडी के अंदर रहे, या ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कहीं से ऑब्टेन कर लें। क्यों, क्योंकि इनके एटमॉस्फेयर में
सॉरी इनके जो एक्सटर्नल है उसके अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी इनको थोड़ा सा वाटर लॉस का ख़तरा हो गया है। ठीक है, वाटर लॉस का ख़तरा हो गया, इसलिए इनको वाटर को बचा के रखना है। हर जगह से जहाँ से गेन कर सकते हैं वहाँ से गेन करना है, और जो एक्सेस सॉल्ट आ रहा है उसको भी बॉडी से रिमूव करना है। तो ये 3-4 बातें हैं जिससे रिलेटेड ये सारी एडॉप्टेशन कर रहे होंगे। रूट से किस तरह से कर रहे होंगे कि रूट्स या तो ये थोड़ी सी गहरी रूट डेवलप करेंगे, और उसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिस्पायरेटरी रूट्स भी डेवलप करेंगे, जिससे ये ज़्यादा वाटर को हासिल कर सकें और जो है वो वाटर को डीप थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर सकें। किस तरह से ये आपने ख़ास करके बताना है। इनके अंदर ये होता है कि ये एक्टिवली सॉल्ट्स को अपनी रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से अब ग्रेडियंट वाटर का इस तरह से बना लेते हैं कि अब वाटर रूट से निकल के बाहर नहीं जाएगा बल्कि बाहर से अंदर आएगा, क्योंकि इन्होंने एक्टिवली एनर्जी लगा के सॉल्ट अंदर ले आए थे। बहुत चलाक होते हैं। उसके बाद फिर ये वाली बात हो गई कि इन्होंने वाटर को ज़्यादा गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने रूट के अंदर अडॉप्टेशन की। फिर वाटर अब क्योंकि जो गेन कर लिया अब उसको लूज़ नहीं करना, तो जाहिर सी बात है क्यूटिकल थिक हो जाएंगे। ठीक है, इंटर कनेक्ट करके इंटर रिलेट करके आपने याद करना है। फिर क्या मैंने बताया था कि सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अब एक्सेस सॉल्ट का भी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो एक्सेस सॉल्ट को ये या तो अपने सेल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, या खास अडॉप्टेशन होती थी सॉल्ट ग्लैंड वाली जो कि उनकी लीड्स के अंदर प्रेजेंट होते थे, वहाँ से भी वो उस सॉल्ट को जब सरफेस पे एक्सक्रीट कर देते थे तो वो वहाँ से एटमॉस्फेयर से सारी जो भी जितनी भी मॉइस्चर थी उसको वहाँ से भी वो एब्जॉर्ब करते, वहाँ से भी वाटर जितना हासिल कर सकते थे कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद तीसरी हेडिंग आ जाएगी इनकी एग्जाम्पल की, जो कि उसमें आ जाता है ग्लास वॉट और कॉड ग्रास। इसी तरह से फिर तीसरी हेडिंग बना लेंगे मीज़ोफाइट्स की, उसकी हैबिटेट बता दी, उसकी उस हिसाब से उसकी अडॉप्टेशन बता दी। हैबिटेट हो गई उनकी जो टेम्परेट जोन का मतलब ये हुआ कि ऐसे पानी में रह रहे हैं जहाँ वेल वाटर्ड सॉइल है, तो जब पानी का कोई मसला ही नहीं है तो उनको कोई अडॉप्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, इनके कुछ करेक्टर्स बता देंगे जो नॉर्मली किसी भी प्लांट में हो सकते हैं। क्या कि ये ट्रांसपायर कर रहे होंगे, जो ट्रांसपायरेशन से जो ट्रांसपायरेशन के अंदर हो रही होगी उसकी वजह से जो वाटर लॉस हो रहा होगा वो आराम से कॉम्पनसेट हो जाएगा। किस तरह से कि जो उनकी रूट्स होंगी नॉर्मली वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। या फिर यही कि अगर ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए तो इसके लिए नॉर्मली क्यूटिकल होंगे जो कि वाटर प्रूफ होंगे इनके स्टेम्स और लीव्स के ऊपर। वही नॉर्मल रूट्स होंगे, नॉर्मल स्टेम, नॉर्मल लीव्स, कोई किसी के अंदर कोई खास एडॉप्टेशन नहीं है, सिर्फ करेक्टर थोड़े से आपने दो चीज़ें बता दी और इसकी एग्जाम्पल लिख देंगे रोज़ और राइस। उसके बाद आप बताएंगे ज़ीरोफाइट्स के बारे में, उनकी हैबिटेट के वो ड्राई प्लेसेस में रह रहे थे, स्टीप हिल्स हो गए, इस तरह की जगह जहाँ पे स्कार्सिटी यानी किल्लत थी पानी की। तो अब इनकी अडॉप्टेशन जो होगी वो पानी की किल्लत के हिसाब से हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिल्कुल हेलोफाइट्स की तरह कि इनको पानी को ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर रखना है, उसको कहीं से जितना वो जहाँ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं एब्जॉर्ब करेंगे। सॉल्ट वाला मसला नहीं है तो सॉल्ट की इस तरह से कोई अडॉप्टेशन नहीं होगी इसको रिमूव करने के लिए। बस क्या होगा कि इनके एटमॉस्फेयर में पानी कम है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पानी है ही नहीं, पानी कम है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो भी इनको जितना मिलता है उसको ना सिर्फ इनको एब्जॉर्ब करके रखना है, उसको लूज़ नहीं होने देना, ये दो बातें। और दूसरा ये भी कि इन्होंने क्योंकि रिप्रोड्यूस भी करना होता है, इन्होंने अपनी लाइफ साइकिल में भी इस तरह की अडॉप्टेशन करनी होगी कि वो किसी तरह से ड्राई आउट होकर जो है वो रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए, इनकी नस्ल ही ना ख़त्म हो जाए। तो इस हिसाब से इसकी अडॉप्टेशन में एक एडिशन ये हो जाएगी। आप थोड़ा सा लाइफ साइकिल से रिलेटेड बताइए कि ये स्पोर और सीड, ये सीड होगा, स्पोर और सीड जो है वो इस तरह के बनाएंगे जिसके अंदर जो भी इनका कंटेंट होगा जो ग्रो करके एनिमल वो प्लांट बनाएगा वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होगा और कवर्ड होगा हार्ड स्ट्रक्चर से, जो कि ड्राई आउट ना हो किसी भी कंडीशन में या स्कार्सिटी की कंडीशन में ड्राई आउट ना हो। फिर क्या, एक तो इनकी साइकिल से रिलेटेड आपने बता दिया, फिर आप नॉर्मली इनकी अपनी सर्वाइवल से रिलेटेड बता देंगे कि इनकी रूट किस तरह की हो गई, रूट से क्या कर रहे हैं, स्टेम से क्या कर रहे हैं, लीफ से क्या कर रहे हैं, और एक ख़ास एडॉप्टेशन सक्लेंट्स वाली वो बता देंगे। रूट से क्या कर रहे थे, यानी अब इन्होंने क्या करना, ज़्यादा वाटर को ऑब्टेन करना था तो उसके लिए रूट्स की खास एडॉप्टेशन होगी, डीप वर्टिकल रूट्स होंगी जिससे ज़्यादा वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब होगा। और दूसरा ये अपनी रूट्स को कैसे कर लेंगे, थोड़ी सी सुपरफिशियल और हॉरिजॉन्टल रूट्स डेवलप करेंगे जो कि एटमॉस्फेयर से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, यानी जहाँ से जितना पानी ऊपर से एटमॉस्फेयर से पानी ग्राउंड से जितना मिल सकता है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उस पानी को अपने अंदर ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसको रिटेन करना है, वो किसी तरह से लॉस ना हो जाए, यानी वो अडॉप्टेशन जिससे ट्रांसपायरेशन जो होगी मिनिमम होगी। उसमें क्या होगा, ट्रांसपायरेशन में लीव्स और स्टोमेटा होते हैं, तो लीव्स के बारे में बता दिया कि वो इनफोल्ड कर लेंगे, उसके लेमना को जो है वो रिड्यूस करके इस तरह से कर देंगे कि वो स्पाइन की शक्ल में बन जाएंगे, यानी जो कांटे होते हैं कैक्टस वगैरह की वो बेसिकली उसके लीव्स होते हैं जिसका लेमना बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, स्पाइन बन चुके होते हैं। और स्टोमेटा में क्या करेंगे, उसके नंबर को रिड्यूस कर देंगे, एक तो स्टोमेटा कम हो जाएंगे और जो होंगे वो संकिन टाइप के होंगे, यानी बिल्कुल इस तरह से जो
हुए गड्ढे के अंदर पड़े हुए होंगे सेल्स के, इस तरह से नहीं होंगे बिल्कुल सेल की सरफेस है, बल्कि एक गड्ढे के अंदर वो उस तरह से पड़े होंगे, इसी वजह से ट्रांसपैरेशन बहुत कम हो जाएगी। फिर एक खास अडॉप्टेशन लाजमी बतानी है सक्लेंट्स के बारे में कि इनमें भी कुछ इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो बहुत सारे वाटर को अपने सेल के स्टेम या लीफ की पैरेन्काइमेटस सेल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो सेल्स या लीव्स होते हैं जूसी हो जाते हैं, उनको सक्लेंट्स कहते हैं। फिर आप इसके एग्जाम्पल बता देंगे एकेशिया, बेनियान और कैक्टस। तो आप देख सकते हैं ये जो आंसर हो जाते हैं तकरीबन मैंने लिखा है इस तरह से, एक पेज, उसके बाद फिर ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, और टोटल पूरे मैंने 3 पेजेस लिखे हैं, 3.5 पेज लिखा है। तो मिनिमम जो क्वांटिटी होती है लॉन्ग आंसर की वो होती है 3 पेजेस, ठीक है। 3 या उससे और ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 से 6 पेजेस 7 से 8 पेजेस भी अगर चलेगा, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो परफेक्ट वॉल्यूम होगा वो 3 पेजेस, ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिख दिया तो वो 4 या 4.5 भी बहुत होता है, 3 पेजेस ही बहुत होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, उसके बाद जो मुझे दो तीन बातें आपसे डिस्कस करनी थी वो ये थी कि देखें मैंने यहाँ पे एक यूज़ किया हुआ है ग्रीन कलर का एक पेन, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं वो पॉइंटर यूज़ करते हैं, कलर्ड पॉइंटर, पिंक, पर्पल, खास करके लड़कियाँ, तो उनके लिए ये है कि भाई प्लीज़ बराए मेहरबानी ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई और कलर यूज़ नहीं करना है। जिस तरह से ये हेडिंग की सब हेडिंग है ना, तो आप ये कर लें कि आपने ये एक कलर से लिख ली, ब्लैक से लिख ली, उसके बाद आप इसको ब्लू से लिख लें और इसको फिर आप पॉइंटर से लिख लें हेडिंग को, बजाय कि आप पिंक, पर्पल, रेड, ऑरेंज या कोई कलर का पॉइंटर यूज़ करें। अच्छा, बोर्ड में अगर आपको कोई पॉइंटर यूज़ करना है हेडिंग के तौर पे तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं लाइट ब्लू कलर का पॉइंटर, ठीक है। ब्लू ब्लैक की रेंज में आ जाता है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी हो जाता है। अगर डार्क ब्लू पॉइंटर यूज़ करेंगे वो तो इंक पेन की तरह हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा हेडिंग में और आपके आंसर में। तो अगर कोई कलर यूज़ करना है इस तरह के काम के लिए कि यहाँ पे हेडिंग है, फिर एक और हेडिंग है, फिर उसके बाद सब हेडिंग है, तो उसके लिए आप लाइट ब्लू पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कोई ज़रूरी नहीं है करना, जिनके पास नहीं है वो इस तरह से भी काम कर सकते हैं कि वो पॉइंटर मार्कर से डालिए, कट मार्कर से डालिए और इसको ब्लैक पॉइंटर से आपने लिख लिया, ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। दूसरी ज़रूरी बात जो कि लाजमी ये बच्चे बोलेंगे कि ये आपने फिर से बहुत ज़्यादा लिखवा दिया है और जो है वो आपकी कॉपी जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, बोर्ड की शीट जो होती है वो हमारी छोटी होती है। मुझे पता है बोर्ड की शीट थोड़ी सी इतनी इस कॉपी से थोड़ी सी छोटी होती है, और मैंने ये भी सुना है, अब मुझे नहीं पता कि जिनका पेपर हुआ है मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि अब उसमें किस तरह की होती है। बाकी ये जो लाइंस होती हैं मैंने सुना थोड़ी सी वो भी ब्रॉड होती हैं, तो इस हिसाब से अगर कोई इसमें मतलब इतना सा लिखने में ही उसके एक पेज पूरा भर जाएगा या उससे ज़्यादा ही लग जाएगा अगर लाइनें ब्रॉड होंगी। तो उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि या तो आप ये कर सकते हैं कि जो मेन हेडिंग है हैबिटेट अडॉप्टेशन वाली ये डाल लें, और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है ना तो जिस तरह से मैंने ये रूट्स और इस तरह से जो सब हेडिंग्स बनाई हैं आप चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं और सिर्फ आप जो है वो अडॉप्टेशन की हेडिंग डालें और उसके बाद आप डायरेक्टली इनका पॉइंट्स बना के लिख लें, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप। बाकी अगर किसी को बहुत अच्छा सा काम करना है, प्रेजेंट करना ही करना है, तो वो ये भी कर सकता है कि आप जो है वो पहले आपने ये हेडिंग डाली, उसके बाद आपने जो है वो इतनी जगह छोड़ दी। आपको तो पता है ना कि आपको अपनी हेडिंग लिखने में कितना स्पेस रिक्वायर्ड होती है, आप उतनी जगह छोड़ के पॉइंट लिख लें, उसके बाद फिर इसकी जगह छोड़ के फिर पॉइंट लिख लें, और फिर आप ये कर लें कि एंड में सारी हेडिंग्स एक साथ डालते जाएं, इसकी जगह छोड़ के पॉइंट लिख लें, इसकी भी जगह छोड़ के पॉइंट लिख लें। इस तरह से काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, हेडिंग वाली चीज़ भी पूरी हो जाती है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी चल जाती है। बाकी अगर किसी को टाइम का इशू हो रहा था तो वो यही कर सकता है कि मेन हेडिंग डाले, बाकी अडॉप्टेशन वाली के पॉइंट बना के लिख ले। अच्छा, किसी ने ये भी सवाल पूछा था कि कितना लिखने से पेपर टाइम पे हो जाता है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जितना आपने याद किया है मैटर उसी को आप जो है वो अपने रिक्वायर्ड टाइम में 23 से 30 मिनट्स में पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि यार टाइम बहुत कम रह गया, 15 से 20 मिनट रह गए और मुझे बहुत सारा लिखना है, फिर आप जो है वो अपने मैटर को शॉर्ट करेंगे। हेडिंग्स कोशिश करें हेडिंग्स को शॉर्ट ना करें, उसके अंदर मैटर को शॉर्ट कर लें, हेडिंग्स रहने दें, क्योंकि चेकर बाज़ अगर पूरा नहीं पढ़ा होता, सिर्फ हेडिंग पढ़ा होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आके जो भी ज़रूरी बातें थी लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं मैटर, और आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।